जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 की श्रृंखला में आज सेट नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक हो चुका है दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों, हम जिस भी सेट को उठाते हैं उसको पहले हम समाप्त करते हैं, तो इसको भी जल्दी हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, और हिम्मत रखिए, थोड़ा सा हौसला रखिए, रिजल्ट आपको होने ही वाला है। ठीक है, सीट भी बहुत बढ़ चुका है दोस्तों। वो कहते हैं ना दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थोड़ा सा हिम्मत रखिए दोस्तों, और मजा तो आएगा ही आएगा। एक बार सेट को देखिएगा, सेट जो है लाजवाब होने वाला है, मजेदार होने वाला है। एक बार देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको जो है फुल सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से सेट लगा भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 10 की ओर चलते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल की पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? ठीक है, यानी जहांदार शाह जो गद्दी पर बैठ गया था दोस्तों, किसके बाद? तो जहांदार शाह जो है बहादुर शाह प्रथम के बाद बैठा था। बहादुर शाह प्रथम के बाद बैठ गया था। अच्छा, बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका वास्तविक नाम था मुअज्जम। याद रखिएगा, वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम। ठीक है, इन्हीं को जो है शाहे बेखबर के नाम से जानते हैं। शाहे बेखबर, बेखबर के नाम से इनको जाने जाते हैं। ठीक है, अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका मृत्यु जो है 1707 में हुआ था। ठीक है, 1707 में। और 1707 से लेकर के 12 तक, 1707 से लेकर के 1712 तक जो है बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था। और बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है जहांदार शाह जो है गद्दी पर बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 2। 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ की जेल से निकलकर भागने में सफल रहा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हजारीबाग जेल से। ठीक है, हजारीबाग जेल से 1942 में ही हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा गया था। तो यह आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के द्वारा मतलब कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है भारत के सभी बड़े बड़े नेता जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया था। जैसे में महात्मा गांधी जी को हुआ, राजेंद्र प्रसाद को हुआ, और जो भी इसमें थे। ठीक है, और इनका जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करा था। और इन सभी गिरफ्तार कर को, जिसमें से जयप्रकाश नारायण थे, इनको गिरफ्तार करके जो है हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। 1942 में ही 1942 में ही जो है जयप्रकाश नारायण और अपने साथियों के साथ भागने में सफल रहा था, और भाग करके जो है नेपाल के तराई में चला गया था। ठीक है, और वहीं पर जो है एक पार्टी गठन किया था जिसका नाम था आजाद दास्ता पार्टी। आजाद दास्ता पार्टी का गठन किया था 1942 में। तब क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आजाद दास्ता पार्टी गठन किसने किया था? तो बताइएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 3। आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन के आधार पर दोस्तों शनि हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे पूछे दोस्तों तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। और सबसे छोटा अगर पूछे दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह तो क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। ठीक है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह आकार में जो है पांचवा बड़ा ग्रह है। पांचवा बड़ा ग्रह है, और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी का ही है। घनत्व सबसे अधिक जो है पृथ्वी का है, और सबसे कम घनत्व किसका है दोस्तों? है शनि का जो है सबसे कम घनत्व है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। संविधान के 86वें संशोधन 2002 के द्वारा निम्न में से किस संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। हम लोग 86वें संविधान संशोधन 2002 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ था कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक जितने ही बच्चे हैं उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान किया जाना था। ठीक है, इसको जो है संविधान के अनुच्छेद 21 का ए में रखा गया था। 21 का ए में। क्वेश्चन नंबर 5। संसाधन जो वर्षों का उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जिसको नवीकरण नहीं हो सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, तो जैसे में क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। ठीक है, कोयला एक बार जल जाएगा दोस्तों, दूसरा बार वो नहीं आएगा। ठीक है, तेल,
कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा ये भी सीमित मात्रा में होता है, पेट्रोलियम, ये सभी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आता है। अगर अगर हम नवीकरणीय की बात करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जैसे में भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, और क्या होगा दोस्तों, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। तो ये सभी ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। तो याद रखिए सब। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों तो यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ऐसे भारत के क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के आकार की बात करते हैं दोस्तों तो यह चतुष्कोणीय आकार का है, ठीक है, चतुष्कोणीय आकार का है। भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो 2933 किलोमीटर है। तो ये सभी याद रख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून कब बनाती है? तो राज्य सूची के विषय पर संसद जो है राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत प्रस्ताव को पारित करके जो है कानून बना सकता है, ठीक है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान किया गया है जो लोकसभा को नहीं है, जो कि आप पहला शक्ति देख चुके हैं दोस्तों कि राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत पारित करके जो है संसद में कानून बना सकता है। दूसरा उसको मतलब शक्ति ये प्राप्त है दोस्तों कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार किसके पास है, तो बताना है राज्यसभा के पास है, ठीक है। और ये जो राज्यसभा के पास जो अधिकार अनुच्छेद 312 के तहत है, ठीक है, राज्यसभा के अधिकार अनुच्छेद 312 के तहत है। इसको तीसरा अधिकार है दोस्तों कि केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, ठीक है। यानी अगर उपराष्ट्रपति को हटाना अगर होगा तो केवल राज्यसभा ही हटाएगा, उसमें लोकसभा कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। किस भारतीय साम्राज्य में बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। ऑप्शन नंबर सी। अशोक की बात करते हैं दोस्तों तो इसका राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ था, यानी ईस्वी पूर्व में। अशोक के माता का नाम क्या है दोस्तों? अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी है, सुभद्रांगी। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। अशोक के माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी है। अशोक के शासनकाल की बात करते हैं दोस्तों तो अशोक के शासनकाल जो है 273 बीसी से 232 जो है 232 बीसी तक है, यानी 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन थर्ड बौद्ध संगति, ठीक है, थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन जो है अशोक के शासन काल में हुआ था। थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में है। ऐसे अशोक के शिलालेख जो है दोस्तों ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाई लिपि में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन है दोस्तों? उत्साद मंसूर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंसूर। उत्साद मंसूर यानी मंसूर को जहांगीर ने जो है नादिर उल उस्र की उपाधि दिया था। नादिर उल उस्र की उपाधि जो है जहांगीर ने दिया था। अच्छा, इनके दरबार में एक और चित्रकार थे दोस्तों, उनका नाम है अबुल हसन, ठीक है। तो अबुल हसन को जो है जहांगीर ने नादिर उजमा की उपाधि था, ठीक है, नादिर उजमा की उपाधि। जहांगीर के शासन काल को ही चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जहांगीर के मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने, ठीक है। जहांगीर के मकबरा जो है नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर अपनी आत्मकथा जो है तुजुके जहांगीरी था, जो कि फारसी भाषा में लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10। मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। मेटामॉर्फिक चट्टान मतलब क्या होता है दोस्तों? मेटामॉर्फिक मतलब होता है कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो यह उदाहरण किसका है बताइएगा? तो मार्बल जो है मेटामॉर्फिक चट्टान है। यह जो है चूना पत्थर का रूपांतरण है, चूना पत्थर का रूपांतरण है मार्बल। तो याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
13 मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? मंगल पांडे का संबंध जो है 34वीं इन्फेंट्री से था। ठीक है, मंगल पांडे का संबंध 34वीं इन्फेंट्री था। मंगल पांडे जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले हैं। इनको फांसी 8 अप्रैल 1857 को फांसी पड़ा था और 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 को ही जो है सैनिक विद्रोह का शुरुआत हो गया था। याद रखिएगा, 8 अप्रैल को फांसी पड़ा था और 10 मई 1857 को ही सैनिक विद्रोह का शुरुआत हो गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा, लॉर्ड पाउमस्टर्न। ठीक है, लॉर्ड पाउमस्टर्न जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था और ब्रिटेन की महारानी के नाम महारानी विक्टोरिया था। ठीक है, उस समय भारत में जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता के पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आर्द्रता वाष्पीकरण की दर कभी बढ़ती है और कभी घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा असंजन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब जो है रॉयल चैलेंजर बंगलोर ने जीता है। अगर इसका उप विजेता की बात कर दोस्तों तो इसका उप विजेता है पंजाब किंग्स 11, यानी पंजाब किंग्स। इसका उप विजेता कौन है दोस्तों? पंजाब किंग्स है। यह आईपीएल जो है दोस्तों, आईपीएल 18वें संस्करण का है। इसका अगर हम प्रयोजक की बात करते हैं दोस्तों तो इसका प्रयोजक टाटा, ठीक है, टाटा इसका प्रयोजक थे। क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी। अगर नागार्जुन टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों तो यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। जिम कार्बेट की बात करते हैं दोस्तों तो ये तो उत्तराखंड में स्थित है, आप लोग को मालूम होगा, जिम कार्बेट उत्तराखंड में। बांदीपुर की बात करते हैं दोस्तों तो यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत और पाकिस्तान यानी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो शिमला समझौता जो है 1972 में हुआ था। अगर सम्मेलन बोले दोस्तों कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था, शिमला सम्मेलन कब हुआ था तो 1945 में सम्मेलन हुआ था और 1972 में समझौता हुआ था। किसके बीच? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। बताइएगा दोस्तों, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1972 में ही इसका निर्धारण हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1966 में। ताशकंद समझौता 1966 में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दिया गया है? बताइएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर को ही अर्ध महासागर का संज्ञा दिया गया है। अगर हम हिंद महासागर की बात करते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों मिस्टेक कर गए हम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर को ही अर्ध महासागर की संज्ञा दिया गया है। हम लोग हिंद महासागर की बात करते हैं दोस्तों तो यह मतलब यह जो है आकार में तीसरा बड़ा महासागर है। ठीक है, थर्ड आकार में तीसरा बड़ा महासागर है। अगर सबसे बड़ा महासागर की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे बड़ा हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर प्रशांत महासागर, दूसरा नंबर पर हो जाएगा दोस्तों, सेकंड में हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो पहला में हो जाएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, दूसरा में हो जाएगा अटलांटिक महासागर और तीसरा में हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर होगा तियानजिन, चीन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। SCO की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसका स्थापना जून 2001 में हुआ था। जून 2001 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें वर्तमान में टोटल 10 देश हैं। ठीक है, वर्तमान में टोटल 10 देश है। बताइएगा दोस्तों, SCO जो है यानी भारत SCO का सदस्य कब बना? तो भारत SCO का सदस्य जून 2017 को बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
आईएमएफ की बात करते हैं दोस्तों, जिसका कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। हम लोग आईएमएफ की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना दिसंबर 1945 में हुआ था। दिसंबर 1945 में। अगर इसका मुख्यालय की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो वाशिंगटन डीसी जो है इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है? अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप जो है समय के साथ नहीं बदलता है, लेकिन वस्तु के अलग अलग प्रतिच्छेद पर जो है अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर होगा दोस्तों ग्राहम बेल ने। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम गैलीलियो की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। बताइएगा दोस्तों, बाइस्किल का आविष्कार किसने किया था? बाइस्किल का आविष्कार जो है मैक मिलन ने किया था। मैक मिलन ने जो है बाइस्किल का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था दोस्तों। अच्छा, मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया था। आप जानते होंगे मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। हम लोग सार्क की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1985 में हुआ था। ठीक है, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, हेडक्वार्टर तो काठमांडू जो है इसका हेडक्वार्टर है। काठमांडू कहाँ है दोस्तों? काठमांडू जो है नेपाल में स्थित है। वर्तमान में टोटल जो है सार्क में 8 मेंबर है। ये 8 मेंबर कौन कौन सा है दोस्तों, बता सकते हैं आप? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और लास्ट में आया है 8वां सदस्य देश के रूप में अफगानिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित यंत्र में से वह यंत्र जो विद्युत धारा का मापन करता है? तो विद्युत धारा का मापन जो है आमीटर के द्वारा करते हैं। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि आमीटर को हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर को हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। अगला आता है दोस्तों वोल्ट मीटर। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को हमेशा जो है समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम में जो है वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं और इससे जो है विभवांतर को मापते हैं। विभवांतर को माप जो है वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। एक आता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इसके द्वारा क्या होता है? तो विद्युत धारा की यानी विद्युत प्रवाह की दिशा को पता लगाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। एनीमोमीटर से दोस्तों हवा की जो है गति को मापते हैं एनीमोमीटर से। एसी को डीसी में किसे बोलते हैं दोस्तों? एसी को डीसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। किसको करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो से यांत्रिक को विद्युत में। अगर हम विद्युत मोटर की बात करते हैं दोस्तों, तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक आता है दोस्तों सितार। बताइएगा सितार के बारे में। तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बासिंग सोडा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है सामान्य नाम धोबन सोडा है। क्या है? धोबन सोडा। इसका फार्मूला क्या दोस्तों? Na2CO3। एक है दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट होता है NaHCO3। इसे कहते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव होगा यानी निर्वाचन होगा 54 के तहत। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन का नियम होता है अनुच्छेद 55 के तहत। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 57 के तहत। राष्ट्रपति के अर्हताएं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 के तहत। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60। महाभियोग लगाया जाएगा 61 के तहत और क्षमा दान जो है अनुच्छेद 72 के तहत। इसमें एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत, तो कौन सा लगाता है? तो आपको याद रखना है या तो लोकसभा लगाएगा या तो राज्यसभा। दोनों में से कोई भी लगा सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर।
निम्न में से किस अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो बंदोबस्त कानून के नाम से संशोधन अधिनियम 1781, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मिलान करना है दोस्तों। डुरंड कप का संबंध किससे है? डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। ईरानी कप क्रिकेट से है। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। यानी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 30 की ओर। नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? तो नुआखाई महोत्सव 2025 जो है ओडिशा में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नुआखाई का अर्थ होता है दोस्तों नए धान का सेवन करना। नए धान का सेवन करना, सेवन करना, ये होता है नुआखाई का अर्थ। यह त्योहार अगस्त सितंबर में, ये जो है, ठीक है, अगस्त और सितंबर में मनाते हैं। उड़ीसा में और भी बहुत सा त्योहार है दोस्तों, जैसे में हम कह सकते हैं धनु जात्रा त्योहार। धनु जात्रा त्योहार उड़ीसा में मनाते हैं। बाली तृतीय त्योहार, ठीक है, बाली तृतीय त्योहार। राजा परवा त्योहार, राजा परवा त्योहार। कोणार्क महोत्सव, कोणार्क महोत्सव, ये सभी जो है उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रयान 5 मिशन में किन दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत और जापान के बीच, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा अपरा या फिर प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को अपरा या फिर प्लेसेंटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पादपों के जल के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर होगा यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 1924 में। 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में जो है महात्मा गांधी चुने गए थे। 1916 में हुआ था दोस्तों लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसी में जो है नरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल जो है, ठीक है, ये जो नरम दल है और गरम दल दोनों जो है एक हुआ था। अच्छा, 1905 में हुआ था दोस्तों बनारस अधिवेशन, ठीक है, बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। इसका अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका अध्यक्षता किया था, ठीक है। और 1919 में हुआ था दोस्तों, 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था। अमृतसर अधिवेशन, ठीक है, अमृतसर अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था। तो याद रखिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की ओर। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जब विधानसभा का जो सदस्य होता है दोस्तों उसका कार्यकाल कितना होता है? तो आपको याद रखना है 5 साल का जो है उसका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष जो उसका कार्यकाल होता है। विधानसभा के 17 भाषण का आदेश जो है राज्यपाल देता है, ठीक है। और विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। और यही विधान परिषद में जो है 30 वर्ष जो है उसका न्यूनतम आयु होता है। क्वेश्चन नंबर 36, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर जो है लैक्टिक एसिड, ठीक है, दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड की बात करते हैं दोस्तों, तो लैक्टिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है। क्या है दोस्तों? लैक्टिक एसिड जो एक कार्बनिक अम्ल है। इसका अगर सूत्र की बात करते हैं तो C3H6O3, C3H6O3 ये इसका जो है फार्मूला है या फिर रासायनिक सूत्र कह सकते हैं। अगर हम टार्टेरिक एसिड की बात करते हैं दोस्तों तो इमली में, ठीक है, इमली में टार्टेरिक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड की बात करते हैं दोस्तों तो नींबू और सिरका में, नींबू और सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। कुछ अन्य एसिड के नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में फॉर्मिक एसिड, आप जानते होंगे फॉर्मिक एसिड ये लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक है, लाल चींटी में, केवल चींटी नहीं दोस्तों, लाल चींटी याद रखिएगा। अगर हम ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ये किस में पाया जाता है? ये टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ग्लूमेटिक अम्ल जो है गेहूं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37 की ओर।
गैल्वेनीकृत लोहे की चादर पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है? तो गैल्वेनीकृत लोहे की चादर पर जस्ता की परत चढ़ी होती है, ठीक है, जस्ता की परत। क्वेश्चन नंबर 38, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है, ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल के संबंधित कुछ अन्य शब्दावली भी दोस्तों जैसे कि अब देख लेते हैं, ठीक है। पेनाल्टी किक, पेनाल्टी किक का संबंध फुटबॉल से। रेफरी, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, ठीक है, टाई ब्रेकर कह सकते हैं, कहीं ट्राई देता है दोस्तों, कहीं टाई देता है, ठीक है। तो टाई ब्रेकर, हैंडबॉल, ये सभी का संबंध जो है फुटबॉल से। और क्रिकेट के बारे में तो आप जानते ही दोस्तों, जैसे बैट्समैन हो गया, बॉलर, एलबीडब्ल्यू, ये सभी संबंध किससे है? क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 39 की ओर। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। अगर हम पोर्ट ऑफ स्पेन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये किसकी राजधानी है दोस्तों? तो त्रिनिदाद, थोड़ा नाम टेढ़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। अगर हम हनोई की बात करते हैं दोस्तों, तो यह वियतनाम की राजधानी है, ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। और बारसा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह पोलैंड की राजधानी है, पोलैंड की राजधानी। पोलैंड की राजधानी बारसा, वियतनाम की राजधानी हनोई, और त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। कुछ अन्य राजधानी की बात करते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगा, अल्जीरिया का अल्जीरियस, मालदीव का माले, जॉर्जिया का तिबिलिसी, क्रोएशिया का जगरेब, और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कैनबरा, जर्मनी का बर्लिन, फ्रांस का पेरिस। ये सभी राजधानी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अभिनव बिंद्रा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, निशानेबाजी से। अगर हम मुक्केबाजी की बात करते हैं दोस्तों, तो मैरी कॉम हो जाएगा, मैरी कॉम, निकहत जरीन, निकहत जरीन, मैरी कॉम और निकहत जरीन का संबंध जो है मुक्केबाजी से है, ठीक है। अगर हम तीरंदाजी की बात करते हैं दोस्तों, तो किससे है? एक तो हो जाएगा दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी, और एक और नाम याद रखिएगा दोस्तों, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। दीपिका कुमारी और अभिनव बिंद्रा, इन दोनों का संबंध जो है तीरंदाजी से है। अगर हम भारोत्तोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका संबंध दोस्तों मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू। अगर थोड़ा सा लिखने में गलत होता है दोस्तों माफ कीजिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, ये दोनों का संबंध जो है भारोत्तोलन से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुमार गुप्त। इसको ध्वस्त किसने किया था दोस्तों? तो ध्वस्त जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो खून के थक्का जमाने के लिए कैल्शियम उत्तरदायी है। अगर यही चीज विटामिन में पूछे दोस्तों, तो विटामिन क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के खून के थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। और खून का थक्का जो है लगभग जमने में दोस्तों 2 से 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 2 से 5 मिनट का लगता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर यही प्रोटीन पूछे कि खून का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, जिसका कि उत्पादन जो है यकृत से होता है। ये जो है खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। एक और है दोस्तों जो कि खून के थक्का जमने से रोकता है। जैसे हमारे बॉडी में खून दौड़ता है दोस्तों और थक्का नहीं होता है, तो किस कारण होता है? तो थक्का नहीं होने कारण है हिपैरिन नामक प्रोटीन, ठीक है। तो हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण ही खून थक्का नहीं जमता है। और इसका उत्पादन भी जो है यकृत से होता है, यानी इन दोनों का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, ठीक है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा है। पूछता है रक्त के थक्के जमाने में मतलब रक्त के थक्के को पता लगाने में, जो रक्त थक्का बनता है बॉडी के अंदर दोस्तों कभी कभार, तो उसको पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 43 की ओर। आयरिश सागर स्थित है, आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन द्वीपों को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 44 की ओर। जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है, तो कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर होगा पटियाली,
सॉरी दोस्तों, मिस्टेक कर गए, सोलाइनिन। ठीक है, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में होता है क्या होता है दोस्तों? सोलाइनिन। ठीक है, सोलाइनिन। क्वेश्चन नंबर 45, अमीर खुसरो के जन्मस्थली जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है वह है, तो तूतीय हिंद के नाम से जानते हैं अमीर खुसरो, वह कहाँ से संबंधित है? तो पटियाला से संबंधित। पटियाला नहीं दोस्तों, मिस्टेक कर गए, पटियाली से संबंधित है। ठीक है, पटियाली। देख रहे हैं, दो तरह का नाम दिया हुआ है, एक पटियाला एक पटियाली, तो पटियाली से संबंधित है। अच्छा, अमीर खुसरो की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म स्थली 1253 में हुआ था। 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। उत्तर प्रदेश के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। इनका इनका गुरु के नाम पूछे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो है इनका गुरु थे। किनका गुरु थे? अमीर खुसरो के गुरु थे। इन्होंने जो है बहुत सा चीज का आविष्कार किया है दोस्तों, जैसे में खड़ी बोली का आविष्कार, खड़ी बोली का आविष्कार, और सितार का आविष्कार, और कव्वाली का आविष्कार, कव्वाली का आविष्कार, ये सभी आविष्कार जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कुछ रचना भी किया दोस्तों, जैसे तुगलक नामा की रचना अमीर खुसरो ने किया है। आशिका की रचना भी जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिलाओं के साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम आप जानते हैं दोस्तों, बिहार का है। ठीक है, सबसे कम कहाँ के हैं? बिहार का। अच्छा, बिहार के साक्षरता दर की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार में टोटल जो है 61.8% साक्षरता है। ये जनगणना हम बता रहे हैं दोस्तों 2011 के बात कर रहे हैं। ठीक है, 2011 के बात कर रहे हैं। इसमें अगर पुरुष की साक्षरता दर बात करते हैं दोस्तों, पुरुष के पी से पुरुष लिख रहे हैं हम, तो 71.2% है। अगर इसमें जो है महिला की साक्षरता दर बात करते हैं दोस्तों, तो 51.5% महिला साक्षरता दर है। अच्छा, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कहाँ है दोस्तों? तो सबसे अधिक जो है रोहतास में है। ठीक है, रोहतास जो है सबसे अधिक साक्षर जिला है। यहाँ का साक्षरता दर जो है 73.5% है। और सबसे कम कहाँ का है दोस्तों? ये तो सबसे अधिक हो गया, और सबसे कम की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे कम हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया का साक्षरता दर जो है सबसे कम है। यहाँ का साक्षरता दर जो है लगभग 51.008% है। ठीक है, पूर्णिया का जो है 51.08% है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अच्छा, भारत के बारे में थोड़ा देखते हैं दोस्तों, तो भारत के साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। 74.04% है। इसमें अगर पुरुष की बात करते हैं दोस्तों, तो पुरुष की साक्षरता दर कितना है दोस्तों? 82.14%। यही अगर महिला की बात करते हैं दोस्तों, तो 65.46% महिला का साक्षरता दर है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा केरल, और सबसे कम हो जाएगा बिहार। अगर यही यूटी में पूछे दोस्तों, ठीक है, यूटी मतलब आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, तो अगर यूटी में पूछो तो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षर है, लक्षद्वीप में, और सबसे कम कहाँ हो जाएगा? दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली जो है सबसे कम है। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक दोस्तों मेरे लिए मोटिवेशन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर रहे हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। 21 जून की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। 29 जुलाई की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को। और 31 अगस्त को तो कुछ ऐसा है नहीं दोस्तों। ठीक है, कुछ और मतलब इसका दिवस देख लेते हैं, जैसे में 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। ये सभी जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको बताएं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कोर्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो कोर्ट शब्द का संबंध टेनिस से है दोस्तों, सॉरी टेनिस नहीं दोस्तों, बैडमिंटन से है। ठीक है, कोर्ट शब्द का संबंध बैडमिंटन से है। अगर हम कुश्ती की बात करते हैं दोस्तों, तो कुश्ती के खेल का मैदान जो है क्या कहते हैं दोस्तों? बताइएगा। रिंग कहते हैं। ये भी जो खेल के मैदान ही दिया, ये जो बैडमिंटन के खेल के मैदान को ही कोर्ट कहते हैं। ठीक है, कुश्ती के खेल के मैदान को रिंग कहते हैं, रिंग कहते हैं या फिर एरेना। ठीक है, कुश्ती के खेल के मैदान को रिंग या फिर एरेना कहते हैं। अगर हम वॉलीबॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका खेल के मैदान को फील्ड कहते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग के खेल के मैदान को रिंग कहते हैं, बॉक्सिंग के खेल के मैदान को रिंग कहते हैं।
कुछ अन्य याद रखिएगा दोस्तों, हम बोल देते हैं। बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट कहते हैं, एथलेटिक्स के खेल के मैदान को ट्रैक कहते हैं, गोल्फ का कोर्स कहते हैं, टेनिस और हैंडबॉल के कोर्ट कहते हैं, फुटबॉल के खेल के मैदान को फील्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 49 की ओर। लोचदार मांग की स्थिति में वृद्धि होने पर, लोचदार मांग की स्थिति में वृद्धि होने पर जो है कुल आगम घट जाता है, कुल आगम घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सेल्वास के नाम से। अगर हम पंपास की बात करते हैं दोस्तों, तो यह अर्जेंटीना के घास के मैदान है, अर्जेंटीना के घास का मैदान है। अगर हम प्रेरी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ के है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। और प्रेरी जो है दोस्तों एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कुछ अन्य घास के मैदान देखते हैं दोस्तों, जैसे में डाउन्स, ठीक है, डाउन्स हो जाएगा, सवाना और स्टेपी, एक सेकंड दोस्तों भाग जाता है, ठीक है, स्टेपी, लानोस। तो बताइएगा दोस्तों, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को। अगर हम सवाना की बात करें दोस्तों, तो यह अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। स्टेपी किसका है दोस्तों? बताइएगा। स्टेपी जो है यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया किसे कहते हैं? ठीक है, यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। और लानोस किसका है? तो लानोस हो जाएगा वेनेजुएला को घास के मैदान को, वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुआ था और 1956 तक चला था, ठीक है, 1956 तक। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत अभी बताए हैं 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। यह योजना जो है कृषि के विकास पर जोर दिया गया था, कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। और यह योजना जो है महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें जो है उद्योग पर जो है थोड़ा विशेष जोर दिया गया था। अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा गलत लिख देता हूँ, 1956 से 61 होगा दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक माफ कीजिएगा, 1956 से लेकर के 61 तक, ठीक है, द्वितीय योजना जो था 1956 से 61। और तृतीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो 1961 से लेकर के 1966 तक चला था, ठीक है, तृतीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। तो ऐसे भी याद रख सकते, इसमें जो है कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया था। और यह मतलब यह योजना जो है गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। तीसरी और चौथी याद रखिएगा, तीसरी और चौथी गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। अच्छा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, पूछता है कौन सा पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि में ऋणात्मक वृद्धि हुआ था? तो याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि हुआ था। महिला अंशदान योजना, महिला अंशदान योजना जो है किस योजना में हुआ था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्व शिक्षा अभियान जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही आया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 52 की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइएगा दोस्तों। जानते हैं ये पहले था नरेगा, ठीक है, नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, तो यह 2005 में चलाया गया था। और ये जो नरेगा को नाम बदल करके जो है मनरेगा कर दिया गया था, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये 2009 में किया गया था, ठीक है, 2009 में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 53 की ओर। डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। तो डेट्राइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए। भारत का डेट्राइट जो है चेन्नई को कहते हैं, भारत का डेट्राइट चेन्नई को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। राजनामा फारसी में अनुवाद था, राजनामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती है?
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बर्फीली तूफान कहते हैं। दूर प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल और बर्फीली पवन को बर्फीली तूफान कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अच्छा, चिनूक कहाँ आता है दोस्तों? तो चिनूक जो है यूएसए में आता है। ठीक है, चिनूक जो है यूएसए में आता है। अगर हम बोरा की बात करते हैं दोस्तों, तो बोरा जो है एड्रियाटिक सागर में आता है, एड्रियाटिक सागर में चलता है। ठीक है, और हरमट्टन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के, सॉरी दोस्तों मिस्टेक कर दिए, ये जो हरमट्टन की बात करें दोस्तों, तो यह सहारा मरुस्थल में चलता है। ठीक है, सहारा मरुस्थल में चलता है हरमट्टन। तो क्वेश्चन नंबर बढ़े 56 की ओर। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो है ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ढाका कहाँ है दोस्तों? यह बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है। अच्छा, हम लोग सार्क की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। इसमें जो है जिस समय स्थापना हुआ था उस समय 7 देश था। फिलहाल जो है अभी वर्तमान में 8 देश हैं। ठीक है, और 8वां देश के रूप में अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। अफगानिस्तान जो है सार्क का 8वां देश है। ठीक है, सार्क के मुख्यालय की बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। काठमांडू नेपाल में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। दोस्तों यार किसी तरह कोई प्रॉब्लम होता है या कोई क्यूरी होता है तो अवश्य जो है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो। निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डमैन पुरस्कार जो है पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। गोल्डमैन पुरस्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जो है 1990 से प्रति वर्ष जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में सबसे पहले यह पुरस्कार जो है यानी गोल्डमैन पुरस्कार सबसे पहले मेघा पाटेकर को मिला था। मेघा पाटेकर को जो है यह पुरस्कार मिला था 1992 में मिला था। ठीक है, 1992 में। गोल्डमैन पर्यावरण मतलब गोल्डमैन पुरस्कार को ही दोस्तों ग्रीन नोबेल कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण के ग्रीन नोबेल के नाम से जानते हैं गोल्डमैन पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर 58। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा कैम्बियम ऊतक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, बताइएगा। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, इसे फोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फोटोन की बात करें दोस्तों, तो फोटोन की अवधारणा जो है 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। फोटोन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में छोटे छोटे पैकेट के रूप में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़े 60 की ओर। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 61। प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? प्रथम भारत रत्न जो है सीवी रमन को मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सीवी रमन की बात करें दोस्तों, तो इनको जो है भारत रत्न 1954 में मिला था। ठीक है, भारत रत्न जो है 1954 में मिला था। ऐसे भारत रत्न जो 1954 में 3 व्यक्ति को मिला है। सबसे पहले मिला था एस राधा कृष्णन को, एस राधा कृष्णन को मिला था। दूसरा में था सी राज गोपालचारी, सी राज गोपालाचारी को मिला है। तीसरा है दोस्तों सीवी रमन को। ठीक है, सीवी रमन को 1930 में ही मिला था नोबेल पुरस्कार। और सीवी रमन को एक तो 1954 मिला था दोस्तों, और सीवी रमन को 1930 में, सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा। इसमें कुछ अन्य एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बराबर हम देखते हैं सेट में। ये पूछता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? अगर बिहार का एग्जाम है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले जो है बिहार के व्यक्ति विधान चंद्र राय थे। ठीक है, विधान चंद्र राय थे। इनको जो है 1961 में है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1962 में राजेंद्र प्रसाद को मिला था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को, ये भी जो बिहार के हैं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा दोस्तों कि भारत रत्न जो है, भारत रत्न मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है दोस्तों? C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 63। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध जो है कुश्ती से है।
कुश्ती से है, ठीक है। अगर हम मुक्केबाजी की बात करते हैं दोस्तों तो मैरी कॉम हो जाएगा, मैरी कॉम। एक है दोस्तों निकहत जरीन, ठीक है, निकहत जरीन। मैरी कॉम और निकहत जरीन का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं दोस्तों तो सुनील छेत्री हो जाएगा, सुनील छेत्री। और एक और है दोस्तों लियोनस मेसी, लियोनस मेसी। इन दोनों का संबंध किससे है दोस्तों? फुटबॉल से है। अगर हम हॉकी की बात करते हैं दोस्तों तो पीआर श्रीजेश, पीआर श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, ठीक है, मनप्रीत सिंह। और एक हो जाएगा दोस्तों रानी रामपाल। तो पीआर श्रीजेश, मनप्रीत सिंह और एक रानी रामपाल, इन तीनों का संबंध जो है हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 65 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक लौह खनिज नहीं है? लौह खनिज कौन सा नहीं है? तो क्रोमाइट, क्रोमाइट जो है लौह खनिज नहीं है। क्रोमाइट की बात करते हैं दोस्तों तो क्रोमियम मुख्य रूप से जो है क्रोमाइट से ही निकलते हैं, ठीक है, क्रोमाइट से ही निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार के सबसे बड़ी अक्सेबो झील है, बिहार की सबसे बड़ी अक्सेबो झील क्या है दोस्तों? तो काबर झील है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काबर झील को एशिया के सबसे बड़े ताजे पानी का गोखुर झील के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और बिहार की पहली, ठीक है, बिहार की पहली रामसर स्थल के रूप में कांवर झील को ही मिला है। मतलब यह झील जो है बिहार के बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय में जो है यह झील स्थित है। यानी बिहार का पहला और देश का जो है 39वीं रामसर साइट है। अच्छा, रामसर साइट की बात कर रहे हैं दोस्तों तो थोड़ा सा एक याद रखिएगा कि वर्तमान में, यानी यह डाटा है अप्रैल 2026 के अनुसार, तो यह डाटा है। तो वर्तमान में जो है रामसर साइट की संख्या 99 हो चुका है, ठीक है, 99 हो चुका है। कुछ अन्य ध्यान रखिए, जैसे गोगा बिल झील है दोस्तों, गोगा बिल झील कटिहार में स्थित है, गोगा बिल झील कटिहार में स्थित है। कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील कहाँ है दोस्तों? दरभंगा में, कुशेश्वर झील दरभंगा में स्थित है, ठीक है। अनुपम झील कहाँ है दोस्तों? अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, तो ये सभी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 67 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन है दोस्तों? तो टाइफाइड जो है बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है। टाइफाइड क्या है? बैक्टीरिया जनित रोग है। कुछ बैक्टीरिया जनित रोग का नाम देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। तो जैसे में हो जाएगा कोढ़, ठीक है, कोढ़, हैजा, हैजा, डिप्थीरिया जो कि अभी आया है दोस्तों, डिप्थीरिया, निमोनिया, निमोनिया, टिटनस, गोनोरिया, फ्लैग, सिफिलिस, ये सभी जो है मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 68 की ओर। हाइड्रॉक का अनुक्रमण कहाँ होता है? कहता हाइड्रॉक का अनुक्रमण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गीला स्थल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे ही पर मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, पर मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। इसमें जो है शक्ति, घृणा, प्रेम, भय, ये सभी चीज को अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 70, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तात्या टोपे को अपने मित्र द्वारा धोखा मिला, जिस कारण से ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया और उसे जो है मार दिया गया। अच्छा, उनका नाम क्या है दोस्तों? जो मित्र धोखाबाजी किया है उसका नाम क्या है? तो धोखा देने वाला मित्र था मान सिंह, ठीक है, उसका नाम क्या था? मान सिंह, यही मित्र जो है धोखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के श्वेत क्रांति का जनक किसे मानते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को मांगते हैं, डॉक्टर बी कुरियन। श्वेत क्रांति की बात करें दोस्तों तो इसका संबंध दूध के उत्पादन से है, दूध के उत्पादन से है, ठीक है। इसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। बताइएगा दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक है? तो हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है, जिसका शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था, ठीक है। और सब ये जो सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा था, ठीक है। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा है दोस्तों। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल है। नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्ण है। तो ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 72 की ओर।
त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। ईसाई के धार्मिक ग्रंथ को बाइबिल कहते हैं, ईसाई के धार्मिक ग्रंथ को बाइबिल के नाम से जानते हैं। पारसी के धार्मिक ग्रंथ को जिंदावस्था कहते हैं। यहूदी के धार्मिक ग्रंथ को तोराह कहते हैं, यहूदी के धार्मिक ग्रंथ को तोराह कहते हैं। जैन धर्म के कल्प सूत्र और भगवती सूत्र है, और बौद्ध का त्रिपिटक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व बैंक का दूसरा नाम है, विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IBRD। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। इसका स्थापना जो है 1944 में हुआ था, IMF के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74, गैंडों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने राइनो टास्क फोर्स की गठन की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार। ठीक है, बिहार। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, BCCI का पूर्ण रूप क्या है? तो BCCI का पूर्ण रूप जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, BCCI की बात करें दोस्तों तो इसका स्थापना 1928 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है, मुंबई है BCCI। अगर ICC की बात करते हैं दोस्तों तो ICC का स्थापना 1909 में हुआ था, 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई है। ठीक है, दुबई इसका हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।